बच्चों, आओ मिलकर बचाएं। कविता की व्याख्या इस समय चल रही है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यहां तक की व्याख्या मैं कर चुका था। इसके बाद मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। जीवन की गर्माहट अर्थात जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जो जीवन में हमारे क्रियाकलाप होते हैं, जो लोगों से मिलना जुलना होता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं शहरी जीवन में एक ये एकदम सपाट जिंदगी रहती है। लगभग हर चीज तय रहता है। तो इसमें जब तक उतार चढ़ाव नहीं होता है, जब तक हमें 1 घंटे बाद क्या होने वाला है इसके प्रति जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक जीवन में गर्माहट नहीं आती है, एक्साइटमेंट नहीं आता है, उत्सुकता नहीं आती है। जीवन को जीने में इंटरेस्ट नहीं होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब कोई इवेंट होता है, हम तय करते हैं और उसके वहां जाने के प्रति, वहां तरह तरह के क्रियाकलापों को संपन्न करने के प्रति हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। जब तक वहां नहीं जाते उसके पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वो एक अलग बात है। तो ऐसे ही जीवन में जो चीजें अनिश्चित सी होती हैं कि वहां क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक अनिश्चय सा होता है, तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक गर्माहट होती है। वहां विवेक का इस्तेमाल करके हम अपने व्यवहार, आचरण, बोली, भाषा और डिसीजन को तय करते हैं। और जब पहले से प्रीफिक्स है सारा प्रोग्राम, तो एक सपाट सी जिंदगी होती है। तो संथालियों के जीवन में चूंकि शहरी जीवन की वस्तुएं आगमन कर चुकी हैं, वो भी सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ जो कवयित्री हैं वो कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले की जो जिंदगी थी वो वापस आनी चाहिए, जिसमें दोपहर के लंच का पता नहीं था, रात के डिनर का पता नहीं था कि क्या होना है। तो जिंदगी के प्रति उत्सुकता, जिज्ञासा और उत्साह का होना ही जीवन की गर्माहट है। मन का हरापन, हरापन हरापन का संबंध शांति से है, खुशियों से है। कहते हैं कि आज हमारा मन बेचैन रहता है, हर क्षण बेचैन रहता है। हम कितनी सुख सुविधाओं के बीच भी रह लें, लेकिन कहीं ना कहीं एक अदृश्य सी बेचैनी हमें घेरी रहती है। लेकिन जो आदिवासी जिंदगी होती है, जो जंगलों के बीच रहने वाले आदिवासी होते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं, हम भविष्य में जीते हैं। सुविधा भोगी जो लोग होते हैं उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती है कि ये जो आज सुख सुविधाएं आज हम भोग रहे हैं वो कल रहेंगी या नहीं, और इसलिए उसको भोगते हुए भी उनको एक अदृश्य चिंता बेचैन की रहती है। जबकि जो वर्तमान में जीता है वही सच में उसके पास जो भी है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, उसका सच्चे से आनंद ले पाता है, सच्चे से वो खुशियां ले पाता है। तो मन के हरेपन का मतलब है मन में जो एक स्थायी शांति है, जो सुकून है, जो सुख है, वो स्थायी सुख, शांति और सुकून वो तभी आएगा जब हम वर्तमान में जिएंगे, जब भविष्य की चिंता हमें नहीं सताएगी। जो आज हमारे पास है उसे खोने का हमें भय नहीं होगा। तो वो जो जिंदगी थी वर्तमान में जीने वाली, हमेशा मन खुश रहता था, हमेशा मन में एक स्थायी सा एक सुकून सा रहता था। क्रोध भी आ रहा है तो भी उस क्रोध में भी एक शांति रहती थी, एक सुकून रहता था।
लेकिन इस शहरी संस्कृति ने, इस पाश्चात्य सुविधा भोगी संस्कृति ने वो सब कुप्रवृत्तियां हमारी जनजातीय समाज में, कवयित्री कहती है वो सारी कुप्रवृत्तियां हमारे जनजातीय समाज में आ गई हैं जो शहरों की थी। इसलिए इस मन के हरेपन को, मन के सुख शांति और सुकून को बचाए रखने की जरूरत है। भोलापन दिल का, भोलापन किसे कह सकते हैं? भोलापन जहां छल कपट ना हो, जहां कोई षड्यंत्र ना हो, जहां पे जो मुंह पे है वही दिल में है, वही दिमाग में है। जब हम किसी से दिल से व्यवहार करते हैं, हृदय से व्यवहार करते हैं, तो वहां पर भोलापन होता है। और हम दिमाग से व्यवहार करते हैं तो लाभ हानि का चक्र वहां चलता है। तो इसलिए वहां पे कुटिलता, जटिलता और तरह तरह की एक अपने लाभ को कैसे हम बनाए रखें, इस बात की एक अनवरत द्वंद्व चलता रहता है। और हमारा व्यवहार भी इसी के अनुरूप लाभ हानि के चक्र में फंसकर बदलता रहता है। हम जिन्हें बहुत चाहते हैं, जिनके प्रति हमारा दिल साफ होता है, उनसे क्या हम दिमाग से व्यवहार करते हैं? उनसे व्यवहार करते समय या उनको कुछ देते लेते समय क्या हम लाभ और हानि की बात सोचते हैं? नहीं ना। ऐसे ही हमारा सबके प्रति अगर व्यवहार हो जाए, जैसे अपनों के प्रति हम बड़े भोलेपन से, निस्वार्थ भाव से, और कहते हैं जिसे हम चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, जिसे स्नेह करते हैं, उसको हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। यही भाव अगर सबके प्रति हो, जो मुंह पे हो वही दिल में हो, तो यही मनुष्य का भोलापन है। और यह बच्चों में होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़ा ज्ञानी ध्यानी हो जाते हैं, वह कुटिलता, जटिलता और दिमागी तरीके से व्यवहार करना वो सीख जाते हैं। सीखना उनकी मजबूरी भी होती है। वो लाभ हानि का जो चक्र है वो हमें सिखा देता है। मन का भोलापन, बच्चे के समान निर्दोष होना, किसी भी तरह की छल कपट की भावना किसी के प्रति भी न रखना, और ऐसा ही दिल से महसूस करके व्यवहार करना सबके प्रति। अगर हमारा भोलेपन से, निर्दोष तरीके से और निस्वार्थ भाव से व्यवहार होता है, तो हमारी जिंदगी में, हमारे आचरण में, हमारे विचारों में अनायास ही भोलापन आ जाएगा। तो जनजातीय समाज अगर दुश्मनी भी करता है तो भोलेपन के साथ करता है, और दोस्ती करता है तो भोलेपन के साथ तो करता ही। निस्वार्थ भाव से सब कुछ लुटा देना चाहता है, और दुश्मनी करता है तो प्राण देना भी जानता है, प्राण लेना भी जानता है। यही तो भोलापन है। जहां पे दिमागी खेल ना हो, जहां पे छल कपट ना हो, जहां पे किसी तरह की हानि और लाभ का कोई मुद्दा ना आए, तो उस भोलेपन को बचाने की जरूरत है। अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अक्खड़पन एक तरह की जिद, हमें आज ये करना ही है, एक तरह का जुनून। उसके सामने चाहे भगवान भी एक बार आ जाएं, तो उस जुनून को, उस जिद को तोड़ नहीं सकते। कहते हैं यही अक्खड़पन जनजातियों में, गांव के लोगों में, इसी अक्खड़पन की वजह से वो बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। हम शहर वासियों के लिए ये एक अक्खड़पन एक पागलपन की तरह हो, हम उसे देखते हैं, क्योंकि इस अक्खड़पन की वजह से लाभ कम और हानि ज्यादा होती है। हाँ, समाज की लाभ हो सकता है, दूसरों का लाभ हो सकता है, लेकिन अक्खड़पन की वजह से अपने इंद्रियों को हम इस तरह से व्यवहार में लाते हैं कि
हानि होने की ही संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हम शहरी अक्खड़पन से बचते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महान अक्खड़ साहित्यकार, इसी अक्खड़पन की वजह से उन्हें प्राणहंता कवि की संज्ञा दी गई है। किसी को भी नहीं सेड़ते थे, काबिल थे, ज्ञानी थे, कर्मयोगी थे, लेकिन सुख सुविधाओं और अपने लाभ के लिए वो किसी के सामने नहीं झुकते थे। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी झिड़क दिया था। अंदाजा कर सकते हैं, एक कवि अगर देश के प्राइम मिनिस्टर को अगर कह दे कि वो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं तो साहित्य का प्रधानमंत्री हूं, यहां साहित्यिक चर्चा है, तो यहां मेरा वर्चस्व है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सामने नत हुए, झुके। उन्होंने उनको ही साहित्य का प्रधानमंत्री माना। वो कर्मयोगी थे, जिंदगी भर वो यायावर रहे, जिंदगी भर उनके सिर पर अपनी छत नहीं रही। कभी भी वो ऊपर से नीचे तक पूरा वस्त्र नहीं पहन पाए। आज उनके वारिस, उनके उत्तराधिकारी करोड़ों की रॉयल्टी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर यायावरी जिंदगी जिया। दूसरे के मकान में रहे, दूसरों के घर रह के खाया। उनके पास क्या नहीं था, सरस्वती पुत्र थे, लेकिन इसी अक्खड़पन ने उनको बिंदास बना के रखा। बहुत हानि सही आर्थिक रूप से, लेकिन दिली तौर पर और साहित्यिक तौर पर बहुत नाम भी कमाया। यह अक्खड़पन हमारे व्यक्तित्व की एक तरह से आधारशिला होती है। कहीं ना कहीं हम इस अक्खड़पन को गायब करके हम अपनी आत्मा को दबाते हैं। एक जो जिद होती है इंसान के अंदर, जुनून होता है कि हम ये करके रहेंगे, हम ये बोल के रहेंगे, हम वहां जाकर रहेंगे, वो लाभ हो या हानि हो। तो ये अक्खड़पन वर्तमान में रहने के लिए, मनुष्य बने रहने के लिए, भोलेपन बरकरार रखने के लिए और मन को हरा रखने के लिए ये अक्खड़पन बहुत जरूरी है। इसलिए उसे भी बचाने की जरूरत है, जुझारूपन भी, क्योंकि अक्खड़पन के साथ जुझारूपन लगा हुआ है। यह उसका सहयोगी अवयव है, कंटेंट। जहां अक्खड़पन होगा, जुझारूपन तो वहां होगा। क्योंकि जहां निस्वार्थ भाव है, जहां दिली प्रेम है, तो वहां भोलापन तो होगा ही। वैसे ही जहां अक्खड़पन है, वहां एक संघर्ष करने की प्रवृत्ति तो होगी ही, जुझारूपन तो होगा ही। तो इसलिए इस अक्खड़पन और जुझारूपन को दोनों को बचाने की जरूरत है। तभी ये मन का हरापन बरकरार रह पाएगा, तभी भोलापन बरकरार रह पाएगा, तभी उस जनजातीय जिंदगी की जो अस्तित्व पर जो खतरा आ गया है, तभी वो खतरा टल पाएगा। आगे कहती हैं कवयित्री निर्मला पुतुल, भीतर की आग। भीतर की आग क्या है? भीतर की आग जो भी आप सोचते हैं और उस सोच को साकार रूप देते हैं, तो उसके वजह से, उस सोच को आकार देने से एक अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि कर्म की अग्नि होती है। ये मानते हैं कि ये जो जंगलों में रहने वाले, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये बड़े बड़े पुल नहीं बनाते,
ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं तो नहीं बनाते, ये बड़े बड़ी मशीनें तो नहीं बनाते, बड़े बड़े घर तो नहीं बनाते, लेकिन अपनी छोटी सी उस कुटिया में जो संकल्प लेते हैं उसे जी जान से पूरा करने का प्रयास करते हैं। मन में जो भाव आते हैं उसे कर्म की आग में तपाते हैं, अपनों से और अपनों के लिए वो झोंक देते हैं खुद को। ये जो भीतर की आग है, ये आग मनुष्यता की है, ये आग अपनों के स्वहित की है। अगर ये आग है तभी मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो जैसे सारे जीव हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उसी श्रेणी में बायोलॉजिकली जैविक रूप से तो मनुष्य भी है। यह मन की आग ही उसे मनुष्य बनाती है। मन की आग अर्थात उसके अंदर के विचारों की जो प्रज्वलनशीलता है, जो दहनशीलता है, आकार जब लेती है तो उसका कर्म उसमें समाहित हो जाता है, और जब वह विचार कर्म की आग में जलकर साकार रूप लेती है तो जीवन का निर्माण करती है, सृष्टि करती है, और ऐसा जीवन जो सुकून सुख से भरा होता है। उपलब्धियों से भले ना हो, लेकिन सुख और सुकून से होगा भरा। वो आगे कहती हैं कुछ ऐसी संथाली जीवन की जो कुछ विशेषताएं होती, जैसे उनके यहाँ शिकार के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल होता है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंगल में वो लोग जाते हैं तो लकड़ियां काट के लाते हैं। और वही बात कवयित्री कहती हैं कि किसे बचाने की जरूरत है, धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन। अर्थात जो हमारी यायावरी प्रवृत्ति है वो कहीं न कहीं वो हमारे संसाधनों पर निर्भर है। अगर तीर धनुष है तो हमारा शिकार करने की प्रवृत्ति है, अगर कुल्हाड़ी की धार है तो हमारे चूल्हों के लिए लकड़ी के जलाने के लिए आग है। अगर ये नहीं है तो प्राकृतिक रूप से हम खाना नहीं बना सकते और प्राकृतिक रूप से हम भोजन नहीं प्राप्त कर सकते। अगर दोनों ही तरीके से यह चला गया तो हमारा जीवन तो कृत्रिम हो जाएगा। सुख सुविधाओं से अगर भर गया, अगर हम भी उस शहरी संस्कृति सुविधा भोगी संस्कृति की तरह हम जो बनते जा रहे हैं, तो वैसे ही हमारा मन मस्तिष्क हो जाएगा, हो रहा है। इसलिए उस धनुष और तीर को बचाने की जरूरत है, उस कुल्हाड़ी की धार को बचाने की जरूरत है, ताकि हम प्रकृति से हम जुड़े रहें, प्रकृति से हमारा जुड़ाव बरकरार रहे। आगे कहती हैं वो, जंगल की ताजी हवा, जब जंगल ही नहीं रहे, पेड़ पौधे ही कट गए, तो कहां से ताजी हवा रहे। तो अगर अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो पेड़ पौधों को बचाना होगा, ताजी हवा के लिए बचाना होगा, अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए बचाना होगा। जंगलों को, पेड़ों को बचाना हमारी पहली जरूरत है। और आगे वो कहती हैं, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट, ये सब सारी चीजें जंगल में ताजी बयार, जो पहाड़ी नदियां हैं, वो कल कल बहती हुई पहाड़ी नदियां, जो वहां के पर्वत हैं, मौन धारण किए हुए पर्वत हैं, कोई कोलाहल नहीं, कोई पर्यटक नहीं, जाओ अगर बैठ जाओ तो चारों तरफ एक नीरव शांति, जैसे आत्मिक एक अदृश्य शांति का साम्राज्य फैला हो।
क्योंकि इस संस्कृति ने जो बाहर से आ रही है, जो शहरों से आ रही है, इसने सब जगह हलचल मचा दी है। नदी, पहाड़, नदियां, हवा, सबको विकृत कर दिया है। तो बेसिकली उस कल्चर से बचने की जरूरत है। और अगर हम नहीं बच पाएंगे तो ना हमारी नदियां बचेंगी, ना हमारी ताजी हवा बचेगी, न पहाड़ों का मौन बचेगा, न हमारी लोकगीतों की धुन बचेगी। और जो हमारी फसल लहलहा रहे हैं, जो हम थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं, वह हमारे फसलों की जो हरियाली है, जो लहलहाहट है, वह भी नहीं बचेगी। क्योंकि सुख और सुविधाओं के चक्कर में हम ऐसे कृत्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ये हमारे लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बेकार की चीजें लगती हैं। तो जनजाति जीवन का मतलब है प्रकृति से गहरा जुड़ाव। और ये सब सारी चीजें बरकरार रहेंगी तभी हमारा प्रकृति से गहरा जुड़ाव बना रहेगा। इसलिए अगर इस अपने जीवन को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है और अपने इस समग्र अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को हमें बचाना पड़ेगा। हर हाल में बचाना ही पड़ेगा।